पहलगांव के आतंकी हमले में 26 निहत्थे भारतीय नागरिक मारे गए थे। पूरा देश इंतजार कर रहा है क्योंकि ये पाक प्रायोजित आतंकवाद था। ऐसे में हम कब बदला लेंगे? कूटनीतिक रूप से हमने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया है। अब बस सैन्य कार्रवाई के इंतजार में पूरा देश। और ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाध्यक्षों को खुली छूट दी है, क्या है इसके मायने, क्या हो सकता है, भारत को क्या करना चाहिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त आज तक के सुरक्षा कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों साहब जुड़ रहे हैं, सेवानिवृत्त, जो कि फॉर्मर GOC है 15 कॉर्प्स के कश्मीर के, DG डिफेंस रह चुके हैं इंटेलिजेंस एजेंसी और डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, रिटायर्ड फॉर्मर GOC 15 कॉर्प्स कश्मीर और फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। आप दोनों के अनुभवी नजरों से ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज पूरा देश, मतलब एक सेंटिमेंट है ढिल्लों साहब पूरे देश में कि हम क्या करेंगे। और ऐसे में जनरल ढिल्लों, आपकी नज़र से समझना चाहते हैं कि किस तरह की सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, हमने एयर स्ट्राइक्स किया। अब देश का ये मानना है कि सिर्फ आतंकी लॉन्च पैड्स तक नहीं, वो जो आतंक का टेरर कैंप चलाने वाले पाकिस्तान की सेना है उस तक, मतलब जड़ों तक पहुंचना जरूरी है अगर हम वाकई बदलाव चाहते हैं। आप क्या राय रखते हैं? और क्या नमस्कार एंड नमस्कार टू जनरल दुआ, माय सीनियर एंड मेंटर, एंड आपके तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जब उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो तब जनरल दुआ 15 कोर के कमांडर थे, आज वो हमारे साथ हैं। वो सिर्फ एक ओनली आर्मी ऑपरेशन था। जब पुलवामा के बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई तब मैं 15 कोर कमांडर था और वो एक प्योरली एयरफोर्स ऑपरेशन था। क्योंकि ये दो जो हमने पलटवार किए उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और इस बार क्योंकि हमला सीधा सीधा सिविलियंस के ऊपर किया गया, पिछली दोनों बार पाकिस्तान ने जो हमला किया था वो एक फौजी के ऊपर किया था, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किया था। इस बार सिविलियंस के ऊपर, और वो भी धर्म के नाम पे अलग करके, उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवी के सामने, भाई बंधुओं और पेरेंट्स के सामने कोल्ड ब्लडेड मर्डर यानी कि नरसंहार किया है। इस बार सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन ही नहीं एक्सरसाइज होगी, जैसे कि आपने देख लिया है कि डिप्लोमेटिक ऑप्शन में ऑलरेडी कुछ एक कदम उठाए जा चुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, एम्बेसी की नफरी कम कर दी गई है, डिफेंस अटैचीज को विड्रॉ कर लिया है और कुछ जो वीजा के जो नियम थे उनको कंट्रोल किया है। तो इस बार मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ऑप्शंस का मिश्रण पाकिस्तान के ऊपर किया जाएगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, पूरे देश की ताकत। और जैसे कि आपने अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में बताया कि इस बार हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पे नहीं होगा, क्योंकि आप आतंकी ठिकानों पे हमला करते हो, 20 मार लो, 50 मार लो, 200 मार लो, उतने बाद में और शुरू आ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के लिए उनका जो सिविलियन है, जो आतंकी बन रहा है, वो एक डिस्पोजेबल मटेरियल है, डिस्पेंसेबल मटेरियल है। इसलिए पाकिस्तान की जो टेरर की फैक्ट्री है, जो आतंक की फैक्ट्री है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की ISI। जब तक हमला पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की ISI पे नहीं होगा, उनके एसेट्स पे नहीं होगा, उनको तकलीफ नहीं होगी, उनको चोट नहीं पहुंचेगी, उनका खून नहीं बहेगा जी, बिल्कुल। तब तक ये टेरर की जो इनकी फैक्ट्री है वो चलती रहेगी। और इसीलिए इस बार ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पूरा करना है, तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ रहे, और इसके अलावा इकोनॉमिक कुछ ऑप्शन रहेंगी। और ये पाकिस्तान को अभी आखिरी सबक सिखाने का वक्त है। जी, जनरल सतीश दुआ, आपको अनेकों सम्मान मिले हैं, लेकिन भारत हमेशा कृतज्ञ रहेगा आपकी भूमिका के लिए, चाहे वो विशिष्ट सेवा मेडल हो, सेना मेडल हो, उत्तम युद्ध सेवा मेडल हो 2017 में, परम विशिष्ट सेवा मेडल हो 2018 में। भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर, और आपके अनुभव के जरिए हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, अपने बारे में भी, जो आपने किया उसके बारे में भी बताएं, और भारत को इस वक्त क्या करना चाहिए, और अगर वाकई हम ISI और मिलिट्री तक इस बार डैमेज करना चाहते हैं कोलैटरल, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपके व्यूअर्स को जय हिंद एंड जय हिंद टू जनरल टाइनी ढिल्लन। जैसे इन्होंने बताया, हम दोनों कोर कमांडर रह चुके हैं और दोनों बहुत अहम
टाइम पे कोर कमांडर रहे हैं, जो दोनों पार की जो लड़ाई हुई है, पलटवार हुए उस वक्त। देखिए, सबसे पहले अंजना, मैं ये बताना चाहूंगा कि उस वक्त ये पहली दफा था जब हमने एक पार की लड़ाई की 2016 में, क्योंकि उस वक्त उससे कुछ महीने पहले पठानकोट एयरबेस पे टेरर अटैक हुआ था। जी। और फिर जब उड़ी में हमारे 18 जाने गई, तो फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। लेकिन पलटवार जो है, जो शैलो रेड हमने की, वो कुछ दिनों बाद हुई, लेकिन वो सरप्राइज था। जब बिल्कुल। 2019 में प्रिसीजन एयर स्ट्राइक की गई डीप बिल्कुल। इनसाइड पाकिस्तान, हाँ। तो वो भी एक सरप्राइज था। अब आज के हालात में, जैसे जनरल डिलन बता चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा दोबारा उन बातों को, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और दूसरे कदम उठा लिए हैं, बहुत सारे जो कैंसलेशन किए, खास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी से ऑलरेडी पाकिस्तान में त्राही त्राही मच चुकी है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, और आने वाले समय में इसका इफेक्ट तो बहुत गहरा प्रभाव, इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा। लेकिन अब 2016 नहीं है, आज 9 साल बाद है। बिल्कुल। दो दो पहलू बदल गए हैं तब से अब तक। एक तो ये, जैसे मैंने कहना शुरू किया, अब उस बात को 9 साल हो चुके हैं, 1 दशक हो चुका है लगभग। आज की दुनिया में बहुत सारे एनेबलर्स हैं। आज अब देखें तो दूसरी जो विश्व में लड़ाइयां चल रही हैं, उसमें ड्रोन्स, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, स्पेस, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कितने प्रकार के एनेबलर्स जुड़ गए हैं। तो आज का जो अटैक है, जो पिछली बार जो एक एयर आर्मी का था, एक एयरफोर्स का था, अब की बार मेरी समझ से एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का एक पैकेज भी खुल गया है हमारे सामने, एक ऑप्शन खुल गया। जी। तो एक तो वो फर्क है। दूसरा कि वो कब आएगा, कैसे होगा, वो स्थिति में भी बदलाव आ गया है। जैसे मैंने बताया कि हमने पिछली दोनों दफा 10 या 12 दिन में, एक बार 10 दिन में, एक बार 12 दिन में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, और वो बाद में अनाउंस हुआ। देखिए, जो डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं, वो सब पहले डिसीजन लिया जाता है, अनाउंस किया जाता है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन मिलिट्री ऑप्शन उल्टी होती है। वो उसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद अनाउंस करते हैं, जैसे हमने 2016 और 2019 में किया। तो जी। इसमें फर्क ये है कि इस दफा प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम ये करेंगे। हम न सिर्फ उन टेररिस्ट तक पहुंचेंगे, बल्कि उनके बैकर्स को, उनके इकोसिस्टम जो टेररिस्ट का है, पार से जो उनके प्लानर्स हैं, उन सब तक भी पहुंचेंगे। तो जरूर एक गहरी चाल होगी। कैसे होगा, अब स्थिति बदल चुकी है, इसलिए उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अलग होगा। और मेरी समझ से मैं ये आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने देश के तीनों सेनाओं को और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जब खुली छूट दे दी है, तो वही चीज हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्हें अपनी प्लानिंग करने दें, और जाहिर है कि उसके बारे में जो है बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई। बिल्कुल, क्योंकि अटैक करना जरूरी है और उसके बाद इसकी जानकारी आएगी। आपने सही समझाया जनरल ढिल्लों। अक्सर लोगों में एक इम्पेशंस है, जिसको लेकर आप समझिए, इससे पहले भी देखिए, जब उरी के बाद हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक, बाद में जानकारी आई, और वही तरीका भी आप थोड़ा ना दुश्मन को बताएंगे कब कहां पर क्या कर रहे हैं, और टीवी डिबेट में या टीवी इंटरव्यू में बताएंगे। लेकिन ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास? मैं वापस उस सवाल पर आ रही हूं कि ऑप्शन क्या है। क्या हम, जो आप आईएसआई और मिलिट्री तक डैमेज की बात कर रहे हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखिए, जो जैसे मैंने पहले बोला और जैसे जल दुआ साहब ने बताया कि मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑप्शंस तो टेबल पे हैं ही हैं। कुछ ऐसी ऑप्शंस भी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर मुल्क जिक्र नहीं करते, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास ओपन है। और ये कोई शॉर्ट टर्म ऑप्शन भी हैं, कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी हैं। ऐसी ऑप्शन भी हैं जिनका जेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि सिंगल ऑप्शन, यानी कि सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन, या सिंगल डिप्लोमेटिक ऑप्शन, या सिंगल इकोनॉमिक ऑप्शन, इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार जैसे जल दुआ साहब ने बोला, मल्टीपल ऑप्शन रहेंगी। और विद इन द मिलिट्री ऑप्शन में, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर से एक्स अमाउंट के डिस्टेंस का फ्रंट है, उस फ्रंट को आप 5, 8, 10 हिस्सों में बांट लो।
हर फ्रंट ABCD, हर फ्रंट में ऑप्शंस हैं। लिमिटेड डेप्थ की ऑप्शंस हैं, मीडियम डेप्थ की ऑप्शंस हैं एंड डीप स्ट्राइक की ऑप्शंस हैं। हर हिस्से में सिंगल सर्विस ऑप्शन है, यानी कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स सिंगल सर्विस। हर हिस्से में मल्टीपल सर्विस ऑप्शंस हैं और स्टैंड अलोन एक ही हिस्से में ऑप्शन है और मल्टीपल ऑप्शन इन कंजंक्शन, यानी कि एक दूसरी ऑप्शन के साथ तालमेल मिलाप करके 2 जगह पे या 3 जगह पे सिंगल सर्विस या मल्टीपल सर्विस की कॉम्बिनेशन ऑप्शंस भी हैं। और इसलिए कौन सी ऑप्शन हमारे पास सबसे अच्छे रिजल्ट देगी और कौन सी ऑप्शन हमारा जो मिशन है, जो हमारा एम है, उसको हासिल करने में हमारी सबसे ज्यादा कामयाब होगी, वो ऑप्शन चुनी जाएगी। बिल्कुल, और ये सही कहा जा सकता है कि जंग के पहले जो देश डर गया वो देश पाकिस्तान है, क्योंकि तभी इस तरह की नौबत आ रही है और इस तरह की बौखलाहट की आवाजें आ रही हैं। अगर हम पूरे विश्व में देखें जनरल ढिल्लोन, आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह का साथ भारत को मिल रहा है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीट हेगेट से बात हुई है, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके भी उसके बाद कहा है कि भारत जो भी कदम उठाता है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। करना भारत को ही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अलग थलग हुआ है, और इसीलिए एक बीच बीच की धमकी भी ये ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने 30 साल तक आतंक का डर्टी वर्क किया है, अमेरिका, यूके सबके लिए। आज बिलावल भुट्टो ने भी अपने इंटरव्यू में कह दिया कि हम तो जी ये करते आए हैं, मतलब हम आतंकी ट्रेनिंग देते आए हैं। इन सब के बीच पूरे विश्व में अब ये सबको पता है कि पाकिस्तान करता क्या है। मतलब जो एपी सेंटर जैसे भूकंप का होता है, वैसे टेरर का एपी सेंटर यही देश है। ऐसे में भारत कोई बड़ा कदम उठाता भी है तो विश्व साथ है, मतलब कम से कम खुलकर, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ही बाद किसी मुल्क ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, वैसा ही साथ मिलेगा। देखिए, मैं आपके सवाल का उत्तर 2 भागों में दूंगा। पहले तो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, आज से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले किसको मालूम था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? सही है, डिफेंस मिनिस्टर का। डिफेंस मिनिस्टर सिर्फ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जब आर्मी के जनरल्स की बात होती थी, डिफेंस मिनिस्टर का तो पता ही नहीं था किसी को कहाँ पे है। और अभी पिछले 10 दिन से, जब से पहलगाम हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर सबसे आगे आगे बात कर रहे हैं। और उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो बिल्कुल छुपाव में है, हाइडिंग में है, कोई उसकी बात भी नहीं दिख रही। जो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आ रही है कि फॉरवर्ड एरिया में विजिट कर रहा है, बाद में पता लगता है कि वो तो पुरानी फोटोग्राफ है। तो दूसरी बात जो अभी आपने की कि उनके माना उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर कि हम 30 साल से अमेरिका का डर्टी वर्क कर रहे हैं, मुजाहिदीन को ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिविलियंस को हथियार देके सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ा रहे हैं। इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ अपना जो अंदर का गंदा काम है उसका, जो जिसको हम कहते हैं ना कि पुटिंग द ब्लेम ऑन द वेस्ट। जब 1948 में रजाकार आए थे, वो सिविलियन थे, पाकिस्तान ने उनको ट्रेन किया, इक्विप किया, हथियार दिए, उन्होंने आके उरी में, मोहरा में, बारामूला में सिविलियंस को मारा, रेप किए, मर्डर्स किए। वो क्या था? उस टाइम पे यूएसए तो सोवियत से नहीं लड़ रहा था। तो ये पाकिस्तान की फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बर्थ 1947 से ही ये उनकी पॉलिसी रही है कि सिविलियन को इस्तेमाल करो हथियार देके, और दूसरे देश में जाकर के उनके सिविलियंस को, उनके फौज को कत्ल करो। ये मुजाहिदीन का या टेररिस्ट का या मिलिटेंट का या रजाकार का किसी भी नाम से बोलो, बात एक ही है, और ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है जब से पाकिस्तान होंद में आया है। अभी ये बात आपने की कि क्या दूसरे मुल्क इंडिया के साथ हैं, डिफेंस सेक्रेटरी यूएसए के, उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात की। इस वक्त दुनिया में, पूरे विश्व में अगर कोई चीज लोगों को घबराहट दे रही है तो वो 2 हैं। एक है इस्लामिक टेररिज्म और दूसरा है न्यूक्लियर वेपन्स इररिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में आना। और पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे आपने भी बोला, कहीं भी कोई आतंक की घटना होती है पूरे विश्व में, उसके तार आके पाकिस्तान से जुड़ते हैं, जोड़ ही जाते हैं। आपने लफ्ज यूज किया था एपी सेंटर, यानी कि पूरा वो एक, जिसको जब भूचाल आता है तो जहां पे सबसे ज्यादा भूचाल का कंपन महसूस होता है, वही एपी सेंटर पाकिस्तान है टेररिज्म के लिए। फाउंटेन हेड है, जैसे फुवारा निकलता है और जहां से फुवारा फूटता है वो पाकिस्तान है टेररिज्म के लिए। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कल आतंकवादियों के हाथ में आ जाए। इसलिए पूरा देश, पूरे विश्व अभी हिंदुस्तान के साथ है
कि टेररिज्म को भी खत्म किया जाए और न्यूक्लियर वेपन्स को भी सिक्योर एंड सेफ किया जी जाए। बिल्कुल। और वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, उसकी निटी ग्रिटी, उसकी मेथोडोलॉजी वो सेना कुछ तैयार दिन में खुल के सामने आएगी। बिल्कुल। लेकिन ये जो दो चीजें हैं जो पूरे विश्व को छोड़ के एक दो देशों को, पूरे विश्व को हिंदुस्तान के साथ में अलाइन करती है। और अंत में जनरल दुआ, बस आपसे संक्षिप्त में चाहेंगे कि जो हमारे फौजी हैं वो आपकी बात सुने, क्योंकि जंगे जितने भी हथियार हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हिंदुस्तान के पास है, सब कुछ है, दुनिया बदल गई है, हथियार वथियार कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन जंग तो हौसले से ही जीते जाते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह से शब्द छीन लिए अंजना, क्योंकि जितनी भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स आ जाएं, स्पेस, साइबर और जो भी आ जाए, ड्रोन्स, लेकिन इट इज द सोल्जर बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। बिल्कुल। वो जो बंदूक को चलाने वाला जो जवान है, उसकी काबिलियत वो सबसे ज्यादा काम आती है। उसकी बहादुरी, उसकी उससे उसके ऊपर टिकी है जीत। और अब देखिए, कई बार चर्चा होती है चीन के बारे में, या कई और देश हैं जिनके जो सोल्जर्स हैं, चीन के पास बहुत सारे मिसाइल और असला और टेक्नोलॉजी में आगे होगा, लेकिन उनके जो सोल्जर्स हैं वो इतने कॉम्बैट रेडी नहीं है। इसकी बात की जाती है क्योंकि उनके उनके कंस्क्रिप्ट्स हैं, कंपलसरी सर्विस है, 1 साल 2 साल की सर्विस है। तो मेरा कहने का मतलब, वापस इस मुद्दे पे आते हैं, हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाएं, हमें बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। आर्मी पिछले 4 दशकों से हमेशा कॉम्बैट में रही है। हमारी यूनिटें एक टेन्योर कॉम्बैट में करती हैं, चाहे वो जे-एंड-के में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, उसके पहले श्रीलंका में थे, हम सियाचिन में हमेशा लड़ाई चल रही है। तो इन सब जगहों में हमारे सैनिक हैं, उनको बहुत अनुभव है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, और ये एक ऐसा एज है, ये हमारी एक ऐसी तलवार है जो हमारे को हर जंग, हर मैदान फतेह करेगी। और आखिरी चंद से जो आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इंडियन सोल्जर के हौसले का, जज्बे का कोई जवाब नहीं है। वही हमें जंग जिताएगा बिल्कुल। हमेशा। जय हिंद। जय हिंद। एम्बेसडर सिन्हा, यही सवाल मैं आगे आपके पास ले जाऊंगी कि दोनों बयान हैं, क्या ये अपने आप में आधार नहीं है कि आईएमएफ से जो 7 अरब डॉलर मिलने की संभावना जो रहती है आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को, उसको हम रुकवाने की कोशिश करें कि आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, उसकी नीयत सबको दिखती है। मतलब एबटाबाद में तो ओसामा बिन लादेन मारा गया, हाफिज सईद का घर दिख रहा है, सारे आतंकी संगठन एक के बाद एक वहीं पर पल रहे हैं। हम रोक सकते हैं क्या? क्योंकि हमारा कंसर्न अब यही होना चाहिए कि जितना जिससे ले लिया वो तो ले लिया, आगे तो सब समझें कि देना कितना खतरनाक है। जी एकदम अंजना जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये आईएमएफ जो है, 24वीं बार आईएमएफ के पास गए हैं पाकिस्तान, और उनकी इक्तिसादी हालत इतनी खराब है कि आईएमएफ के बगैर वो उनको जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें आईएमएफ पे दबाव डालना चाहिए कि ये जो पैसे दे रहे हैं वो सीधे आतंकवाद के लिए जा रहा है पैसे। और अभी से नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। वो पाकिस्तान एक जड़ है आतंकवाद का, वो तो सब जानते हैं। या हमारी जो डिप्लोमेसी है, अब तो डिप्लोमेसी की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि जड़ तो पाकिस्तानी है। और अब लोग कहते हैं कि सबूत दीजिए। सबूत क्या चाहिए आपको? सबको तो मालूम है कहाँ से आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कहाँ से आए हैं। इनके एम्बेसडर सिकरी जी ने बोला, वो लंदन में बैठे हुए हैं, एक मेजर साहब, वो खुद बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेवार है। अब इससे ज्यादा क्या आपको सबूत चाहिए? क्या आपको, जो अंग्रेजी में शब्द कहते हैं स्मोकिंग गन की जरूरत ही नहीं है। और सबको मालूम है कि कहाँ से आए। इसलिए तो लोग हमारे समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हो या राष्ट्रपति पुतिन हो, जो भी हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबको मालूम है आतंकवाद कहाँ से आता है, कौन देश जड़ है। अब वो जड़ को काट के फेंकना काम हमारा तो है ही, मगर सबका है, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का। इसलिए एफएटीएफ में जरूर उनको ग्रेलिस्ट करना चाहिए, और आईएमएफ में इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए असिस्टेंस। फिर देखते हैं इनकी इकोनॉमी क्या करती है, कहाँ तक इनके जो मेन बेनिफैक्टर्स है कहाँ तक इनको संभालेंगे। क्योंकि ये जब तक कोई स्ट्रिक्ट स्टर्न एक्शन नहीं लिया जाए, ये बराबर फिर होगा, अभी नहीं,
4 साल बाद, 2 साल बाद कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जो फौज है, फौज का जो कंट्रोल है, फौज को जब तक आप बैरक्स पे नहीं भेजिएगा तो असल डेमोक्रेसी तो आने नहीं वाला। इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनको तो जेल में डाला हुआ और कहते हैं अपने को डेमोक्रेसी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और भारत तो करेगी ही। एम्बेसडर डोगरा, लेकिन इसके बावजूद मैं अब जो घटनाएं हो रही हैं उस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी शांत नहीं बैठा है। देखिए, वहां पर उन्होंने कनाडा की बात की और कार्नी साहब की बात की, लेकिन ये जो पन्नून अमेरिका में बैठा हुआ है वो अब वीडियोस जारी कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि भाई तुम इंडिया के खिलाफ स्पाई करो, इंफॉर्मेशन दो, हम तुम्हें इनाम देंगे। उधर पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के साथ संपर्क में है, यहां तक कि एएलएम जो फजलुर रहमान है, रिटायर्ड है बांग्लादेशी जनरल, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर। तो कुल मिलाकर दोनों ही बॉर्डर्स पर ऐसे खतरनाक मतलब लोग हैं जिनको लेकर भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। इसको क्या हम डिप्लोमेटिकली उठा सकते हैं? अंजना, आपने बहुत इंटेलिजेंटली चीज़ों को एनालाइज किया है और मुझे अच्छा लगा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि ट्रंप मौसम की तरह उनका मूड बदलता रहता है। हमको हमेशा इस चीज़ को, आपके इस सेंटेंस को ध्यान में रखना चाहिए। जो आदमी कनाडा का सगा नहीं है, जो आदमी यूरोप का सगा नहीं है, वो पता नहीं कब तक भारत का सगा रहे। और देखिए, उन्होंने बार बार, बल्कि कल वांस ने भी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ, जिसका हिंदी में अनुवाद यही किया जा सकता है कि हाँ, आप टेररिस्ट के तो ज़रूर पीछा कीजिए, पीछे लगिए, पर विद इन लिमिट्स। रफ ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि एक लिमिट के बाद ये इशू जो है बढ़ जाए। पर वो लिमिट क्या होगी? आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने वो टेररिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर से विड्रॉ नहीं किया है, बल्कि आशंका यही की जा रही है कि उनको भड़का रहे हैं और कुछ करें। हमको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान की क्या मंशा है। ये जो पहलगाम में उन्होंने किया, आफ्टर ऑल कोई तो गेम प्लान उनकी होगी उसके बाद भी। सेकेंडली, जैसे आपने कहा है, आज ही चाइनीज़ एम्बेसडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। चाइना की क्या सपोर्ट रहेगी पाकिस्तान को हथियार और डिप्लोमेटिकली? दूसरा, बांग्लादेश तो वैसे ही खुलेआम इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला था और अब आईएसआई और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस सर्विसेज का बड़े घनिष्ठ संबंध होते जा रहे हैं। तो इशू सिंपल नहीं है और इशू में क्या मोड़ आते हैं, दुनिया किस तरह रुख लेती है, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, हमको अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए और इंडिया ने जो अब तक किया है अच्छा किया है, पर इंडिया को ये भी चाहिए कि मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दो चीज़ों की रट लगा रहा है। एक तो ये कह रहा है कि प्रूफ कहाँ है, और दूसरा ये कह रहा है कि ये तो इंडिया की बार बार की यही बात है, वो कुछ होता नहीं, चिंगारी चलती नहीं, उससे पहले कह देते हैं कि पाकिस्तान ने किया। सो हमको जो अपना नैरेटिव है फ्रीक्वेंट, स्ट्रॉन्ग और असर्टिव करना पड़ेगा दुनिया की अदालत में। एम्बेसडर सिन्हा, एक आखिरी सवाल आपसे है, वो हमारे साथ नहीं है। एम्बेसडर सेक्रेटरी, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा इसका जवाब दीजिएगा। मुल्ला मुनीर से डिप्लोमेसी कैसे चल सकती है? और दूसरा उसी का हिस्सा है, सिंध में पानी को लेकर वैसे ही कि पानी कम आता है पंजाब के बाद, वहां पर ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, वैसे ही बलूचिस्तान में हो रहा है, उधर गिलगित बल्टिस्तान में हो रहा है। क्या उधर भी फोकस रहना चाहिए, फिर से कुछ किया जाए अलग अलग टाइप? जो अंदरूनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में है उस पर हमारी नज़र ज़रूर रखती है, ज़रूर बहुत ही कड़ी नज़र हम रखते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हमने देखा है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और अलग सिंध में भी उनके बहुत डिफरेंसेस बन रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और ख़ास करके आर्मी के साथ। और सिंध के साथ जो पानी को लेके, इंडस के पानी को लेके, सिंध नदी के पानी को लेके बहुत ही विवादित बातें होती हैं दोनों
सेंट्रल गवर्नमेंट में और सिंध गवर्नमेंट में, और पंजाब सरकार के साथ और सिंध की सरकार के साथ। तो इसलिए हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत काफी कमजोर है, काफी नाजुक है, और जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, जो डिविजिव फोर्सेस हैं, वो उभर के आ रही हैं, और जो सेंट्रल सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो इन्हें संभाल नहीं पा रही है। जी आर्मी तक इन्हें संभाल नहीं पा रही है। कहते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की बात तो चलती ही नहीं है, और जो उनका ग्वादार पोर्ट जो चीन बनाने जा रहे थे, सीपीसी का उनके बहुत ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था, वो अभी बन भी नहीं पाया है, क्योंकि ये सब डिफरेंसेस और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं। तो ये तो हम जरूर रख रहे हैं इन्हें मद्देनजर। अब ये भी देख रहे हैं कि जो आसिम मुनीर चीफ हैं, जैसे आपने सही कहा कि वो मौलाना चीफ कहते जाते हैं, बहुत ही रिलीजियस लीडर था। शायद पहली बार पाकिस्तान में उनके स्ट्रीम से जो जमाती स्ट्रीम से जो लोग आते हैं आर्मी में, उनके एक मेंबरान आर्मी चीफ बने हैं। पहले वो आईएसआई चीफ बने थे, फिर आर्मी चीफ बने हैं। तो उनकी जो हमने देखी, जो उन्होंने स्पीच दी थी हाल में ही, बहुत ही कड़ी, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव स्पीच। और ये हिंदू के बारे में ऐसे ऐसी बातें कहना, टू नेशन थियरी के बारे में ऐसे कहना, वो बिल्कुल आउट ऑफ टच विद रियलिटी लगते हैं, और बिल्कुल वो ऐसे हेट्रेड पैदा कर रहे हैं अपने लोगों में हिंदुओं के खिलाफ, कि बिल्कुल ये जो लगता है कि ये अननेचुरल है, ये बिल्कुल दो नेबरिंग देशों में ऐसे कभी होना ही नहीं चाहिए। तो वो पूरी दुनिया में मैंने देखा है कि इसकी बहुत निंदा हुई है कि कैसे ये आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ का रोल ये है कि वो अपने देश को बना के रखे, और अब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि उनका देश टूट रहा है, और उनके आर्मी चीफ जो है वो और भी और गलत चीजें कह रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ कह रहे हैं, और टू नेशन थियरी जो बांग्लादेश बनने के बाद बिल्कुल टूट के अलग हो गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वाकई वो शायद अपने ही फायदे के लिए, अपने ही प्रोलॉन्गेशन के लिए वो चाहते हैं कि वो जनरल मुशर्रफ की तरह 10 साल रहे, वो कह रहे हैं। तो बिल्कुल हम इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन और जो हमारा जवाब होगा, जो हमारी सरकार सोच रही है, जो हम इंटरनेशनली लोगों से बातें कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली जो हम अपने फोर्सेस आगे बढ़ा रहे हैं, वो जरूर इन चीजों को भी नजरअंदाज रखते हुए लोगों से बातें करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान की बड़ी वीकनेस है ये। तो जरूर हमारे और यही वजह है, देखिए आपने भी जो आसिफ मुनीर के बारे में बोला, इसीलिए हाफिज मुनीर उसे कहा जाता है। ऑक्सीजन ही उसको आतंक से मिलता है, अपने आप को, अपने अस्तित्व को, आर्मी के अस्तित्व को वहां पर सर्वोपरि रखने के लिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना।